क्या हुआ मेरी लाडो, ऐसे क्यों रो रही है बेटा? ये दुनिया बहुत बुरी है माँ, सब लोग बहुत बुरे हैं माँ, बहुत बुरे। अरे पर हुआ क्या, ये तो बता मुझे। माँ अब तक तो सिर्फ मेरे क्लासमेट से मेरे काले रंग का मजाक उड़ाते थे, लेकिन आज तो हद हो गई माँ। हमारी इंग्लिश वाली टीचर क्लास में कविता पढ़ा रही थी और फिर पूरी क्लास के सामने उन्होंने मेरी ऐसी बेइज्जती की कि सब मुझ पर हंसने लगे। मुझसे वहां नहीं रुका गया माँ, मैं तुरंत क्लास से बाहर आ गई और मैंने सोच लिया मैं कल से कॉलेज नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। अरे पर मैडम ने ऐसा क्या कह दिया तुझे, जरा बता तो सही। माँ उन्होंने पोयम पढ़ाते हुए कहा, देयर वाज सो डार्क एज कविता इज। ओहो, मुझे हिंदी में बताना क्या बोली वो। मतलब उन्होंने कहा कि वहां इतना अंधेरा था जो बहुत काला था, बिल्कुल कविता की तरह। ओहो, तू दिल छोटा मत कर बेटा, कल मैं तेरे साथ चलूंगी और जाकर कॉलेज के प्रिंसिपल से शिकायत करूंगी उनकी। रहने दो माँ, अब मुझे कॉलेज जाना ही नहीं है। अरे ये भी कोई बात हुई, किसी और की गलती के खातिर तू अपना भविष्य क्यों खराब करेगी। अब अच्छा ठीक है, ऐसा कर तू मुझे अपने प्रिंसिपल सर का नंबर दे, मैं अभी उनसे फोन पर बात करती हूँ। अब रहने दो माँ, मैं कल खुद जाकर उनसे बात कर लूंगी। ये हुई ना बात मेरी बहादुर बेटी। चल अब जल्दी से मुंह हाथ धो ले, मैं खाना लगाती हूँ। मुंह धोने से क्या हो जाएगा माँ, रहूंगी तो मैं काली कलूटी ही ना। अब आप तो बस खाना लगा दो, बहुत तेज भूख लगी है। पगली कहीं की, चल आजा जल्दी से। ये कहानी है कविता की, जिसका रंग रूप बहुत ही काला था। बचपन से ही अपने काले रंग की वजह से उसे हर जगह शर्मिंदा होना पड़ता था और उसकी बाकी खूबियां कोई देख ही नहीं पाता था। अपने भविष्य को लेकर कविता के कई सपने थे, लेकिन अपने काले रंग की वजह से कहीं न कहीं अब वो खुद पर से विश्वास खोती जा रही थी। अच्छा सुन, वो मंगला बहन जी आई थी। आई तो वो तुझसे मिलने थी, पर उस वक्त तू कॉलेज में थी। अच्छा, तो सतीश जी भी आए थे क्या? नहीं, मंगला बहन जी अकेली ही आई थी। वो हरियाली तीज आने वाली है ना, तो तेरे लिए बहुत सारा सामान देकर गई हैं, जाकर देख। अपनी माँ की बात सुनकर कविता फौरन सामान देखने चली गई। यहाँ जिस मंगला के बारे में बात हो रही है, दरअसल वो कभी विमला की पड़ोसन हुआ करती थी। दोनों में बिल्कुल बहनों जैसा प्यार था और दोनों ने अपने बच्चों का रिश्ता उनके बचपन में ही तय कर दिया था। अब बस इंतजार था तो कविता और सतीश की शादी का। अरे कविता, कहाँ जा रही है, नाश्ता तो कर ले। अब नहीं माँ, वो आज मुझे भूख नहीं है। सब पता है मुझे, आज हरियाली तीज है तो तूने सतीश के लिए व्रत रखा है ना? बोल। नहीं माँ, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अच्छा मैं कॉलेज जा रही हूँ, मुझे पहले ही देर हो गई है। इतना कहकर कविता शर्माते हुए अपने कॉलेज के लिए निकल गई। वो बहुत खुश थी क्योंकि उसने बड़े मन से हरियाली तीज का व्रत रखा था और शाम को वो बहुत अच्छे से तैयार होकर अपनी माँ के साथ तीज की पूजा करने वाली थी। लेकिन फिर उसके कॉलेज पहुंचते ही अब रुको, कैसी हो कविता? अरे सतीश जी, आप यहाँ? वो मैं तुमसे ही मिलने आया था, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। जी तो कहिए ना। देखो कविता, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो, लेकिन फिर भी मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। देखो कविता, मुझे गलत मत समझना, पर तुम्हारा रंग मतलब मैं क्या कहूँगा अपने सारे दोस्तों को, अपने ऑफिस के कलीग से कैसे मिलवाऊंगा तुम्हें, सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। सतीश की बात सुनकर कविता के पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल बचपन की बात और थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा तो कविता का रंग गहराता चला गया। इस बात से मंगला को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उनका बेटा सतीश कविता से बचने लगा। हालांकि वो अपनी माँ का बहुत सम्मान करता था, लेकिन इस सम्मान की खातिर भी वो कविता से शादी नहीं कर सकता था। उसने एक बार भी कविता के दिल का हाल जानने की कोशिश तक नहीं की और उसे सब कुछ साफ साफ कह दिया। उसका एक एक शब्द कविता पर पहाड़ बनकर टूट पड़ा था। तो फिर परेशानी कहाँ है सतीश जी? आप मंगला आंटी को साफ साफ बोल दीजिए सब कुछ, फिर बात वहीं खत्म हो जाएगी। मैं ये पहले ही करके देख चुका हूँ। इस मसले पर माँ से कई बार बहस हो चुकी है मेरी, लेकिन वो तो बस तुम्हें अपनी ही बहू मानकर बैठी है। देखो, वो मेरी तो सुनती नहीं,
तो बस इसीलिए मैं तुमसे मदद मांगने आया हूँ। अगर तुम इस रिश्ते को ना कह दो तो सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा तो ठीक है। आप जैसा कहेंगे मैं कर दूंगी, मतलब कह दूंगी। कविता आंखों में आंसू लिए वहां से चली गई और फिर सीधे सतीश के घर पहुंची। वहां जाकर उसने देखा कि सतीश का घर बहुत ही अच्छे से सजा हुआ था। मंगला ने हरी साड़ी पहन रखी थी और उसके हाथों पर मेहंदी लगी हुई थी। कविता ने मंगला के सामने जाते ही फिर मंगला के पैर छुए। अरे वाह कविता, अच्छा किया जो यहीं आ गई। अब हम साथ में तीज की पूजा करेंगे। लेकिन बेटा, तुमने वो कपड़े क्यों नहीं पहने जो मैंने तुम्हारे लिए भेजे थे? अब पसंद नहीं आई क्या बेटा? और तुमने व्रत तो रखा है ना? मंगला के सवालों का कविता के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन फिर उसने बड़ी हिम्मत करके मंगला से कहा, आंटी जी, वो मैं आपसे ये कहना चाहती थी कि मैं सतीश जी से शादी नहीं कर सकती। क्या? पर ऐसा क्यों? क्या सतीश तुम्हें पसंद नहीं है? जी दरअसल मैं। कविता की लड़खड़ाती जुबान देखकर मंगला सब समझ गई। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं। मैं अपने बेटे को अच्छे से जानती हूं, लेकिन मैं भी उसकी मां हूं। देखो कविता, मैं जानती हूं तुम्हें सतीश बचपन से पसंद है और मेरा यकीन करो वो भी तुम्हें पसंद करता है, बस अपने दोस्तों की संगत में जरा भटक गया है। लेकिन आंटी, हम सतीश जी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। उनकी शादी उनकी मर्जी से ही होनी चाहिए। पर बेटी। नहीं आंटी, अब आप जिद छोड़ दीजिए। मेरे रंग की तरह मेरी किस्मत भी काली है और भगवान के लिए आप मेरी काली किस्मत अपने बेटे के साथ मत जोड़िए। कविता की आंखों में आंसू थे। मंगला को उस पर बहुत प्यार भी आ रहा था और दया भी, लेकिन इस बार वो कविता की बात नहीं टाल सकी। और फिर जब कविता वहां से जाने लगी तो उन्होंने उसे रोकते हुए कहा, रुको कविता, मैं तुम्हें घर छुड़वा देती हूँ। नहीं आंटी, मैं चली जाऊंगी। ऐसे कैसे? भले ही सास ना बन पाऊं तुम्हारी, पर आंटी तो हमेशा रहूंगी ना। अच्छा चलो, मैं ही साथ चलती हूँ तुम्हारे। कविता बस चुपचाप चले जा रही थी। मंगला के मन में भी हजारों उलझने थी। तभी सुनसान सड़क का फायदा उठाकर दो लुटेरों ने उनका रास्ता रोक लिया। अरे वाह आंटी, है बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, इतना सारा सोना पहनकर हमारे लिए ही आ रही थी क्या? देख तो पार्टनर, आज तो तिजोरी खुद चलकर आई है हमारे पास, है वे? ओए भाग जा यहाँ से, वरना मार मार कर भुर्ता बना दूंगी तेरा। अरे बाप रे, हैं? आंटी की हिम्मत तो देखो। ओए छीन ले इस बुढ़िया से सारे गहने और मैं उठाता हूँ इसकी बेटी को। पहला लुटेरा मंगला के गहनों की तरफ लपका तो दूसरा कविता की तरफ। ये देखकर मंगला को गुस्सा आ गया। मंगला उन गुंडों के खतरनाक इरादे जान गई थी, इसीलिए वो जाकर लुटेरे से भिड़ गई। उधर कविता ने भी दूसरे लुटेरे को पीटना शुरू कर दिया। लुटेरे जब कमजोर पड़ने लगे तो उनमें से एक ने धारदार चाकू निकाल लिया और उससे मंगला को मारने की कोशिश की, लेकिन तभी बीच में कविता आ गई और वो चाकू उसके पेट में घुस गया। लहूलुहान कविता जमीन पर गिर पड़ी और ये देखकर दोनों लुटेरे वहां से भाग गए। अगले दिन जब कविता की आंखें खुली तो वो अस्पताल में थी। आंटी, आप ठीक तो है ना? अरे पगली, मुझे क्या होगा, पर तूने मेरे लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाली? आप ही ने तो कहा था ना कि सास ना सही पर आप मेरी प्यारी आंटी तो हमेशा रहोगी। तो आप ही बताइए, मैं भला आपको कुछ कैसे होने देती? कविता की बात सुनकर मंगला की आंखों में आंसू आ गए। तभी सतीश वहां आया। उसके हाथ में मिठाई का डिब्बा था, जिसे कविता की ओर बढ़ाते हुए उसने कहा, अच्छा हुआ जो तुम्हें होश आ गया। लो कविता, ये मिठाई खाओ। अब नहीं, अभी नहीं, पर मिठाई किस खुशी में सतीश जी? अब मैं शादी कर रहा हूं कविता, अगले महीने का मुहूर्त है, और हाँ, तुम्हें जरूर आना है शादी में। इतना कहकर सतीश ने अपनी शादी का कार्ड कविता की तरफ बढ़ा दिया, जिसके ऊपर लिखा था सतीश वेड्स कविता, जिसे पढ़ने के बाद कविता ने आंसू भरी आंखों से सतीश को देखा। वो क्या है ना कि तुम्हारे बिना शादी हो नहीं पाएगी, इसलिए तुम्हारा आना बहुत जरूरी है, वो भी दुल्हन बनकर। कविता अब जाकर सतीश की आंखों में वो प्यार देख पा रही थी जिसकी उसे हमेशा से तलाश थी। कविता बहुत खुश थी, लेकिन उससे भी ज्यादा खुश मंगला थी। बस बातें ही करता रहेगा या मेरी बहू का व्रत भी खुलवाएगा। अरे पगले, तेरे लिए हरियाली तीज का व्रत रखा है इसने।
मंगला की बात सुनकर सतीश को बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने फौरन मिठाई खिलाकर कविता का व्रत खुलवाया। और इस तरह कविता का न सिर्फ हरियाली तीज का व्रत पूरा हुआ, बल्कि उसकी मन मांगी मुराद भी पूरी हो गई। करवा चौथ आने वाला था। बाजार पूरी तरह से सजे हुए थे। काजल की जेठानी उमा को देखकर लग रहा था मानो आज ही पूरा बाजार खरीद लाने वाली हो। काजल, तुम ये सामान के थैले घर तक लेकर चलो, मैं तब तक मेहंदी लगवा लेती हूँ। तुम तो मुट्ठी छापती हो, तो तुम तो कल रात में ही लगाओगी। काजल सामान के थैले लेकर घर पहुँचती है। क्या हुआ काजल बहू, उमा बहू कहाँ रह गई? माँ जी, वो भाभी गली के बाहर मेहंदी वाले बैठे हैं, उनसे मेहंदी लगवा कर आ रही है। तूने मेहंदी क्यों नहीं लगवाई? तू ऐसे क्यों आ गई? माँ जी, करवा चौथ तो परसों है, मैं तो कल खुद से ही लगा लूंगी। ये देखो, मैं आपके लिए कितनी सुंदर साड़ी लाई हूँ, ये मैं आपको परसों पूजा के बाद दूंगी। काजल बहू, इधर आ, मेरी तरफ देख। मुझे पता है तेरी आंखों में आंसू मुझे साफ दिखाई दे रहे हैं। काजल कब तक ऐसे अपना मन मारती रहेगी? तभी उमा आ जाती है। माँ जी, ये देखो कितनी सुंदर मेहंदी लगवाई है मैंने। पूरे 700 रुपए दोनों हाथों पर कलाई के ऊपर तक लगवाने के मांग रहा था, मैंने तो 500 ही पकड़ाए। उमा, तुमने काजल को मेहंदी क्यों नहीं लगवानी दी? माँ जी, काजल तो मुट्ठी छाप लेती है। अभी तीजों का त्योहार गया था, फिर रक्षाबंधन में भी काजल ने मुट्ठी तो छापी थी। और वैसे भी काजल का तो रंग इतना काला है, हाथों में मेहंदी लगी हुई होगी तो भी काले रंग से मिलकर छुप जाएगी। हाँ उमा, तुम बहुत बोलने लगी हो। क्या हुआ अगर काजल बहू का रंग काला है तो? उसके मन को देखो, वो तुम्हारी कितनी इज्जत करती है। तो मैं कौन सा इसका अनादर कर रही हूँ? अब काली को गोरी बोलने से काजल का रंग गोरा नहीं हो जाएगा, ये बात तो आप भी जानती हो माँ जी। पिछले 3 साल से देवर जी का स्वभाव देख रही हो, कितना चिड़चिड़ा हो गया है। उनकी पसंद की लड़की से जिससे वो प्यार करते थे आपने शादी नहीं होने दी। आप ही काजल को पसंद करके लाई थी। आपकी सहेली ने मरते हुए आपसे वचन ले लिया और आप इसे अपने घर की बहू बना कर ले आई। हंसते खेलते देवर जी का चेहरा मुरझाया रहता है। माँ, शाम की चाय मेरे कमरे में ही भिजवा देना, मैं ऑफिस का जरूरी काम कर रहा हूँ। काजल, जा सौरभ को पहले चाय दे आ। ये करवा चौथ का सामान बाद में अलमारी में रख लेना। काजल अभी सौरभ को चाय देने जा ही रही थी कि उसके पापा और बहन करवा चौथ का सामान देने के लिए आ जाते हैं। नमस्ते बहन जी, मैंने सोचा कल बच्चे तैयारियों में व्यस्त हो जाएंगे तो आज ही करवा चौथ दे आते हैं। दीदी, जीजू कहाँ हैं? वो अपने कमरे में हैं। आंटी, मैं जीजू से मिलकर आऊं? हाँ हाँ बिटिया, क्यों नहीं, तुम्हारे जीजू हैं, जाकर मिल लो। काजल की बहन पारुल सौरभ के कमरे में चली जाती है। सौरभ ऑफिस का काम कर रहा था। कैसे हो जीजू? आप तो कितने दिनों से घर ही नहीं आए। ये आपकी चाय लाई थी। काजल, जब तुम्हारी मेहमान नवाजी हो जाए तो मुझे बता देना, मैं अपना काम करने कमरे में आ जाऊंगा। अभी मैं छत पर जा रहा हूँ, 2 घड़ी कोई ढंग से काम भी नहीं करने देता। जैसी शक्ल है वैसी अक्ल है। सौरभ कमरे से बाहर निकलता है और गुस्से में छत पर चला जाता है। वो काजल के पिता को नमस्ते तक नहीं करता। लगता है दामाद जी व्यस्त हैं। अच्छा बहन जी, हम चलते हैं। चलो पारुल बिटिया। काजल के पिता और बहन चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। काजल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगती है। चुप हो जा बहू, मुझे सचमुच सौरभ पर बहुत गुस्सा आता है। उसका इस तरह से व्यवहार बिल्कुल ठीक नहीं है। अरे, तुम्हारे पापा चले भी गए? मैंने तो उनके लिए इनसे कहकर समोसे मंगवाए थे। चलो कोई नहीं, हम समोसे खाकर चाय पी लेते हैं। काजल के दर्द को सिर्फ उसकी सास समझती थी, पर वो बेचारी भी क्या कहती। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उन्हें वक्त ही सिखाता है, फिर वो अपने माता पिता की भी नहीं सुनते। करवा चौथ का त्योहार आ जाता है। काजल की जेठानी साड़ियाँ देखने में व्यस्त थी। सुनो जी, मैं इसमें से कौन सी साड़ी पहनूं? आपको पता है शाम की पूजा में सब अच्छे से तैयार होकर आती हैं, मुझे उन सबसे ज्यादा सुंदर दिखाई देना है। तो माँ, तुम कुछ भी पहन लो, तुम्हारे ऊपर सब अच्छा लगता है। आखिर तुम हो ही इतनी सुंदर। उधर काजल भी शाम की पूजा की तैयारी के लिए कपड़े निकाल रही थी। सुबह से 10 बार साड़ियाँ निकालकर अलमारी में वापस रख चुकी हो। अरे तुम्हारे काले रंग पर कुछ नहीं जचने वाला, तुम जो मर्जी पहन लो, सब तुम्हारे रंग में मिल जाएगा। मेरी किस्मत खराब थी जो तुम जैसी काले रंग रूप वाली लड़की से मेरी शादी हुई। पता नहीं बॉस को भी क्या हुआ था आज। आधे दिन की छुट्टी जरूर देनी थी, न छुट्टी देते न मैं तुम्हारी शक्ल देखता। उन्हें क्या पता मेरी बीवी औरों की पत्नियों की तरह सुंदर नहीं है। तभी सौरभ के फोन पर उसके बॉस का फोन आता है। हाय, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सौरभ। अच्छा हो तुमने फोन उठा लिया। मैं तुम्हारे साथ के ऑफिस के और लोगों को फोन कर रहा था, पर किसी ने मेरा फोन ही नहीं उठाया। शायद उन्हें लगता है कि मैं काम के लिए उन्हें फोन कर रहा हूँ, पर कम से कम फोन तो उठाना चाहिए। किसी को कोई जरूरी काम होता है। क्या हुआ सर, कोई परेशानी है? मुझे बताइए, मैं अभी आ जाता हूँ।
अरे नहीं नहीं, परेशानी मुझे नहीं है। वो आज मेरी सिस्टर का पहला करवा चौथ है तो उसके ससुराल वाले एक बड़ी पार्टी कर रहे हैं। उसके घर करवा चौथ देने भी जाना है। मेरी पत्नी शोभना को साड़ी बांधनी नहीं आती है। शोभना को और भी तैयारी करनी है, इसलिए वो पार्लर नहीं जा पा रही। और इस समय एक पार्लर वाली से पूछा भी था, पर सब पार्लर बिजी हैं। वही परेशानी हो रही है। मैंने सोचा तुम्हारी पत्नी की नजर में कोई पार्लर वाली हो तो वो हमारे घर भेज दे। जी सर, मैं अभी 10 मिनट में आपको फोन करके बता। सौरभ सीधा अपनी भाभी उमा के कमरे में जाता है। भाभी, अगर आपको साड़ी बांधनी आती है तो थोड़ी देर के लिए आप ही मेरे साथ चल लो, सर का काम हो जाएगा। अब तुम्हारे सर की पत्नी को तैयार करने में मुझे क्या मिलेगा? मैं अपना समय क्यों खराब करूं? इससे तो मैं खुद ही तैयार ना हो जाऊं। सौरभ बेटा, तू भी किससे पूछ रहा है? उमा ने आज तक कभी किसी की मदद की है जो वो आज करेगी? एक बार काजल से पूछ ले, शायद उसकी जानकारी में कोई पार्लर वाली हो। माँ, तुम कैसी बातें कर रही हो? काजल को कभी पार्लर की जरूरत पड़ी भी होगी, उसे कुछ समझ नहीं है। क्या हुआ माँ जी, कोई परेशानी है? काजल की सास उसे सारी बात बताती है। माँ जी, अगर ये माने तो मैं इनके साथ इनके बॉस के घर चली जाती हूँ। मैं उनकी वाइफ को तैयार करके आ जाऊंगी। अभी तो पूजा में बहुत समय है। सौरभ बेटा, काजल ठीक कह रही है। अगर किसी को हमारी जरूरत पड़े तो हमें उनके काम आना चाहिए, और वैसे भी वो तुम्हारे बॉस हैं। तू काजल बहू को ले जा। माँ के कहने पर सौरभ काजल को अपने बॉस के घर ले जाता है। काजल को देखकर शोभना बहुत खुश होती है। काजल उसे बहुत सुंदर तैयार कर देती है। काजल, तुमने तो सचमुच पार्लर से भी अच्छा मुझे तैयार किया है। अब नंद की ससुराल जाओ तो बहुत से लोग देखते हैं। थैंक यू काजल, यू आर सो स्वीट। थैंक यू सो मच सौरभ। काजल जी, आपने तो सचमुच शोभना को बहुत अच्छा तैयार किया है। अब इनके लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करो। सर, मेरा तो आज करवा चौथ का व्रत है। शाम को चंद्रमा देखकर ही मैं पानी पीऊंगी। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। आज तो आप दोनों का करवा चौथ का व्रत है। हाँ, फिर भी देखो काजल कितनी हिम्मत करके मेरे लिए यहाँ आई, मुझे तैयार किया। अब घर जाएगी, खुद भी तैयार होगी और पूजा भी करेगी। सचमुच काजल, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तुम बहुत अच्छी हो। सौरभ जी, आज तो काजल कुछ खा नहीं सकती, लेकिन इस संडे डिनर पर आप दोनों इनवाइट हो। काफी देर तक शोभना और उसके पति काजल और सौरभ के साथ बात करते रहे। काजल भी उनके साथ इतनी घुल मिल गई मानो उनके परिवार का हिस्सा हो। सौरभ का मान सम्मान आज काजल की वजह से और बढ़ गया था। सौरभ मन ही मन बहुत शर्मिंदा था कि जिस पत्नी को रूप रंग के लिए उसने हमेशा अपमानित किया, आज वही पत्नी उसके सम्मान का प्रतीक बनी थी, वही उसके काम आई थी। सौरभ मन ही मन अपने आप से वादा करता है, काजल कितनी अच्छी है। मैंने उसके साथ कितना गलत किया। वो बहुत सुंदर है, ये आज मुझे पता चल गया। काजल घर आती है और 16 श्रृंगार करके तैयार होती है। इतनी देर में सौरभ भी उसके पास आता है। मुझे माफ कर दो काजल, मैं तुम्हारी सुंदरता को पहचान नहीं पाया। मैं सचमुच बहुत भाग्यशाली हूँ कि तुम मुझे मिली। अपने पति का प्यार पाकर काजल बहुत खुश थी। काजल के चेहरे पर आई मुस्कान देखकर उसकी सास बहुत खुश होती है। उसके बाद उमा और काजल दोनों मिलकर चंद्रमा की पूजा करती हैं और अपना करवा चौथ का व्रत पूरा करती हैं।